ओके, तो लास्ट क्लास हमने नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। उसके साथ साथ हमने दो डिवाइस के बारे में जाना था। एक तो हम एंड डिवाइस क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में हमने देखा था, और दूसरा चीज़ था हमारा हब के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे ब्रिज से। ठीक है, ये एक डिवाइस आया था आपका, बेसिकली इसका मेन काम जब पहले टाइम पे ये आया था ना, इसका काम यही था। इसको ब्रिज क्यों बोला जा रहा था? पहले टाइम में इसका काम ऐसा था कि मान लो आपके पास कुछ मल्टीपल बिल्डिंग्स है। इस बिल्डिंग में आपका एक नेटवर्क है जिसे हम LAN 1 बोल रहे हैं, और दूसरे में आपके पास एक नेटवर्क है जिसे मैं बोल रहा हूँ LAN 2। तो इन दो बिल्डिंग के बीच अगर आपको कम्युनिकेशन कराना था या फिर कनेक्शन कराना था, या फिर इस दो LAN नेटवर्क के बीच में अगर आपको कनेक्शन कराना था, तो आपको एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ता था। सबसे पहले जो डिवाइस आपके पास था उसका नाम उन्होंने ब्रिज नाम का एक डिवाइस आपके पास आया था। तो इस ब्रिज नाम का डिवाइस को यूज करके हम क्या करते थे, मल्टीपल मतलब 2 या 3 ऐसे LAN नेटवर्क को हम एक साथ क्या करते थे, कंबाइन करते थे। ठीक है, तो हम देखेंगे इस डिवाइस के साथ हमारे पास क्या फीचर था। सबसे पहले तो था इस डिवाइस में आपके पास इथरनेट पोर्ट्स थे। ठीक है, इस डिवाइस में आपके पास इथरनेट पोर्ट्स थे, और इसमें आपका क्या होता था, दिस डिवाइस कैन हैव मैक्सिमम 2 to 4 पोर्ट्स। ठीक है, इसमें मल्टीपल आपका 2 से 4 पोर्ट्स आपके पास आते थे, जिससे आप क्या कर सकते थे, 2 या 4 लोकल एरिया नेटवर्क को आप एक साथ कंबाइन कर सकते थे। ठीक है, ये फायदा था। इसमें और क्या चीज़ था जो कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हब के बारे में। हब के बाद हालांकि ये डिवाइस आया था, लेकिन ये डिवाइस जो हब के बाद आया था तो ये कुछ लेटेस्ट डिवाइस आपके पास था। तो फिर ये लेटेस्ट है तो इसके अंदर भी कुछ आपको लेटेस्ट फीचर वगैरह भी मिला होगा ना, जिससे नेटवर्किंग में और थोड़ा हमें एडवांस चीज़ जो है मिल जाएगा, या फिर कुछ लेटेस्ट चीज़ों के साथ हमने नेटवर्किंग किया होगा इस डिवाइस के आने के बाद। तो इसमें बेसिकली आपका क्या था, ये डिवाइस जो है इसमें आपका क्या होता था, ये डिवाइस तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में आता था। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना, हब में जैसे चीज़ आपका हो रहा था, ब्रिज का सिंबल आप ऐसा देख सकते हो। ठीक है, इस तरह आपको दिखता है, कहीं पे भी ब्रिज मिलेगा तो सिंबल आपको इस तरह का दिखता है। तो इसमें कैसा था, आप मान लो एक ब्रिज में आपके पास 4 पोर्ट्स थे। इसमें भी वही सेम चीज़ था। मान लो एक पोर्ट में आपका कोई डिवाइस है जिसने कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट कर लिया गलती से, तो वो मैसेज आपका क्या होता था, कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज हो या फिर यूनिकास्ट मैसेज हो, किसी तरह का वो डिवाइस अगर मैसेज आपको जनरेट करता है ना, तो उस केस में आपका क्या होता था, आपका जो हब वाला डिवाइस था वो क्या करता था, उसका बस काम यही था, एक पोर्ट में मेरे पास कोई ट्रैफिक आ रहा है तो उसे मुझे क्या करना है, जितने सारे पोर्ट है उनको रेप्लिकेट कर देना है। लेकिन यहाँ पे जो है ब्रिज का केस में ऐसा नहीं था। इसमें क्या हुआ, अगर मान लो आपका एक डिवाइस उसमें क्या कर रहा है, कोई एक मैसेज किसी एक डिवाइस को भेज रहा है, मतलब मेरे पास और एक डिवाइस यहाँ पे, ये ए वाला डिवाइस है, ये बी वाला डिवाइस है। अगर ए वाला डिवाइस बी वाले डिवाइस को कोई डेटा भेज रहा है ना, तो ये क्या करता था, ए वाले पोर्ट से डेटा लेके बी वाले को ही देता था, बाकियों को नहीं देता था। अगर उसके पास कोई क्या है, अगर कोई यूनिकास्ट मैसेज अगर कोई भेज रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, ए वाला डिवाइस बी को डेटा भेजने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब ये यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के केस में ये क्या करता था, एक पोर्ट में रिसीव हुआ डाटा दूसरे वाले पोर्ट जो है जिसको भेजना था वो उसी को भेजता था। लेकिन गलती से अगर कोई डिवाइस एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट कर रहा है, तो उस केस में वो क्या करता था, फिर उस ब्रॉडकास्ट मैसेज को रिसीव करने के बाद सारे पोर्ट में उसे भेज देता था। जब कोई यूनिकास्ट मैसेज आता था, उसको क्या करता था, जिस पोर्ट में उस मैसेज को भेजना है या फिर जिस पोर्ट में वो डेस्टिनेशन यूजर आपका कनेक्ट है उस पोर्ट में देता था। लेकिन कोई ब्रॉडकास्ट में मैसेज अगर उसके पास आ गया, किसी पोर्ट में रिसीव हो गया, तो उस केस में वो क्या करता था, उस मैसेज को अलग जितने भी उसके पास पोर्ट्स थे ना, सारे पोर्ट में वो क्या करता था, रेप्लिकेट कर देता था। हालांकि ये जो यूनिकास्ट का मैसेज मैंने आपको बताया कि ए वाला डिवाइस जो है बी वाले डिवाइस को कुछ डेटा भेज रहा है, तो ये डेटा आपका कैसा जा रहा है, ये डिसीजन कैसा ले रहा है। तो ये वाला डिसीजन लेने के लिए ये क्या करता था, ठीक है, आपके डिवाइस में 2 तरह का एड्रेस होता है, एक आपके पास होता है एक फिजिकल एड्रेस, एक आपके पास एक लॉजिकल एड्रेस होता है, जो कि आगे OSI के टाइम में हम उसके बारे में ज़्यादा देखेंगे। तो आपके डिवाइस में एक मैक एड्रेस होता था, जिसको आप मैक एड्रेस होता है जिसे आप क्या बोलते हो, आपका फिजिकल एड्रेस। तो ये क्या करता था,
उसी मैक एड्रेस के बेसिस पे आपका डेटा को रूट करता था। मतलब इस डिवाइस का अगर मैक एड्रेस ए है, ये कुछ डेटा भेज रहा है बी वाले डिवाइस, मतलब ये एक ऐसा डिवाइस को डेटा भेज रहा है जिसका मैक एड्रेस आपके पास बी है, तो इसका मतलब ये क्या करता था, अपने पास ये एक मैक टेबल मेंटेन करता था। ठीक है, एक मैक टेबल ये मीन्स मेंटेन करता था। उसमें वो क्या करता था, जिस पोर्ट में जो वाला डिवाइस कनेक्ट है उस पोर्ट के साथ, मान लो ये 1 वाला पोर्ट था, ये 2, ये 3 ये पोर्ट था, तो ये ऐसे मेंटेन करता था। 1 वाला पोर्ट के साथ ए वाला मैक एड्रेस कनेक्टेड है, 4 वाले पोर्ट के साथ बी वाला कनेक्टेड है, तो इस तरह का वो मेंटेन करता था एक मैक एड्रेस टेबल। जब भी उसे किसी पोर्ट से कोई डेटा रिसीव हो रहा था जिसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अगर उसे बी मिला, तो वो क्या करता था, उसको पता चल जाता है कि ये जो 4 नंबर वाला पोर्ट है, इस पोर्ट से डेटा एग्जिट करना है। किसके हेल्प से पता चलता था, ये आपका जो मैक एड्रेस टेबल है उसके हेल्प से उसे पता चलता था। तो ये थोड़ा हब से इंटेलिजेंट था ब्रिज, क्योंकि ये इस तरह का जो राउटिंग स्विचिंग डिसीजन होता है ना, स्विचिंग डिसीजन मतलब आपका जो डेटा स्विच करना उसके डिसीजन होता था, तो इस तरह से मैक एड्रेस टेबल को देख के वो ले पाता था। इसीलिए इसे थोड़ा इंटेलिजेंट हम बोल देते हैं, क्योंकि ये मैक एड्रेस को रीड कर पाता था। और एक चीज इसमें था आपका, एक ब्रिज आपका ठीक है, लास्ट पॉइंट आपका मैं लिख रहा हूं कि ईच पोर्ट इज ए सिंगल कोलिजन डोमेन। मतलब आपको जब मैंने हब के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि एक पोर्ट पे किसी भी तरह का डेटा रिसीव हो, किसी के लिए भी हो, हब को अगर किसी पोर्ट से एक डेटा रिसीव होता है तो हब क्या करता था आपका, उसे सारे पोर्ट में ब्रॉडकास्ट कर देता था, मतलब सारे पोर्ट में उसे भेज देता था। लेकिन यहाँ पे अगर कोई डेटा, कोई डिवाइस आपका एक डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहता है, यूनिकास्ट वाला कम्युनिकेशन, तो उस केस में अगर इससे ये वाले पोर्ट पे डेटा रिसीव करना है और उसे पता है कि कौन से वाले पोर्ट पे डेटा भेजना है, तो इसका मतलब क्या है, आपका जब ए वाला डिवाइस बी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है ना, तो उस टाइम में यहाँ पे मान लो आपका सी वाला कोई डिवाइस था, यहाँ पे कोई डी वाला डिवाइस था, तो सी और डी अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डेटा का कोई कोलाइड यहाँ पे नहीं होगा, डेटा कोलाइड का कोई यहाँ पे चांस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कोलिजन डोमेन है ना, वो ऑलरेडी आपका डिवाइड हो गया। क्यों डिवाइड हो गया, क्योंकि ये डिवाइस जो है आपका डिसीजन ले सकता है कि एक पोर्ट से रिसीव किया गया डेटा मेरे को किस पोर्ट में भेजना है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि सिंगल कोलिजन डोमेन में ये आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अब देखो अगर ए और बी डिवाइस आपका दो डिवाइस जो है ये दो पोर्ट के साथ अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, तो उस टाइम में अगर ये दो डिवाइस अगर ये दो पोर्ट यूज करके कम्युनिकेशन करना चाहेंगे तो उस केस में डेटा का कोलाइड नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए रास्ता अलग है, इनके लिए रास्ता अलग है। तो ये थोड़ा आपका हब से जो है थोड़ा जो है आपका ये इंटेलिजेंट वाला डिवाइस था। हालांकि इसके मॉडिफिकेशन हो गया, जब होने के बाद क्या हुआ, आपके आगे एक स्विच नाम का डिवाइस आ गया जो कि और थोड़ा लेटेस्ट था और थोड़ा इंटेलिजेंट था, उसके पास बहुत सारे फीचर्स थे। जब हम स्विच के बारे में पढ़ेंगे तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिज में स्विच से क्या कमी था, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ इसमें कमी था। बस आप यही ब्रिज के बारे में जान लो कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 2 से 4 पोर्ट्स होते थे, ये एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन कहा जाता था। और ये क्या होता था, ये ट्रैफिक डिसीजन मैक एड्रेस के बेस पे लेता था, और इसमें हर एक पोर्ट आपका एक कोलिजन डोमेन होता है। ठीक है, इसके बाद आपका स्विच के बारे में ही मैं आपको पढ़ा देता हूँ। हालांकि स्विच के बारे में हम जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानेंगे क्यों होता है, कैसे होता है, तो स्विचिंग के कंसेप्ट जब हम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप जानोगे कि स्विच में कैसा ऐसा चीज़ था कि आप उसे इंटेलिजेंट डिवाइस वगैरह मानते हो। तो स्विच आपका जो डिवाइस है ना, वो भी आपका ऐसा डिवाइस था जिसमें भी आपके पास बहुत सारे मल्टीपल पोर्ट्स होते थे, आप इस तरह का मान सकते हो। ठीक है, और स्विच में सबसे पहले चीज़ आपका था, सबसे पहले पॉइंट में, a switch can have ports up to 48। मैं यहाँ पे 48 पोर्ट के बारे में आपको लिख रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा भी पोर्ट वाले स्विच आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं पोर्ट आपका मैं बेसिकली कैटलिस्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो जनरल स्विच होते हैं उनके लिए आप देखोगे कि ये पोर्ट जो है आपके पास 48 पोर्ट तक आपके पास आ सकते हैं। 48 पोर्ट का मतलब आप देखो, यही से छोटा सा मैं एक आपको डिफरेंस दे देता हूँ ब्रिज और स्विच के बीच में। ब्रिज में आपका क्या होता था, ब्रिज में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 पोर्ट पा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्विच यूज करते हो उस केस में आपके पास 48 पोर्ट्स मिल जाएंगे। इसमें और एक एक्स्ट्रा चीज़ था, ये भी सेम चीज़ था,
स्विच भी क्या करता है आपका ब्रिज के तरह ही, ये भी जब भी ट्रैफिक का कोई मीन्स डिसीजन लेना है, मतलब एक ट्रैफिक कहाँ मुझे इसे रेप्लिकेट करना है, कौन से वाले पोर्ट पे इसे एग्जिट कराना है, अगर ये वाला पोर्ट से रिसीव हो रहा है, तो वो ट्रैफिक का डिसीजन लेने के लिए ये भी क्या करता है, मैक एड्रेस को यूज करता है। मैक एड्रेस को ही देख के ये क्या करता है, आपका ट्रैफिक का डिसीजन ले लेता है। और इसमें स्विच के पास भी आपका एक मैक एड्रेस टेबल होता है, ये भी एक मैक एड्रेस टेबल आपका मेंटेन करता है, ठीक है। लेकिन ये मैक एड्रेस टेबल में ब्रीज से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि स्विचिंग के टाइम पूरे उस मैक एड्रेस टेबल में कौन कौन से फील्ड होते हैं, कौन से वाला फील्ड में क्या इन्फॉर्मेशन रहता है, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे। बस आप यही अभी के लिए जान लो कि स्विच भी आपका क्या करता है, एक मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करके चलता है। जैसे ब्रिज में मैंने आपको बताया कौन से पोर्ट में कौन सा मैक एड्रेस कनेक्ट है, ये उसका इन्फॉर्मेशन भी रखता है, उसके साथ साथ और भी थोड़ा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है, जो हम स्विच के टाइम में, स्विचिंग जब पढ़ेंगे उसके टाइम में हम जान लेंगे। तीसरी चीज़ आता है ठीक है। तो यहाँ पे स्विच भी आपका ऐसा ही होता है कि एक स्विच आपका एक ब्रॉडकास्ट डोमेन माना जाता है। क्यों ऐसा होता है कि आपका एक पोर्ट में मान लो एक डिवाइस कनेक्ट है, अगर वो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट कर रहा है ना, तो स्विच भी क्या करता है, उस मैसेज को सारे पोर्ट में रेप्लिकेट कर लेता है, ठीक है। जितने भी पोर्ट्स हैं ना, सबको वो भेज देता है। अगर वो जो मैसेज आपका अगर ब्रॉडकास्ट मैसेज है ना, तो उस केस में वो क्या करता है, उस मैसेज को सारे पोर्ट में रेप्लिकेट कर देता है। लेकिन अगर यूनिकास्ट मैसेज है, किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को डेस्टिनेशन देके भेजा गया है, तो उसका मतलब उसको वो ट्रैफिक डिसीजन लेने के लिए वो क्या करता है, मैक एड्रेस टेबल जो है उसमें एंट्री चेक करता है, कौन से मैक एड्रेस मेरा कौन से पोर्ट में कनेक्ट है, तो उसी पोर्ट में वो डाटा एग्जिट करता है। लेकिन मान लो कोई गलती से ब्रॉडकास्ट मैसेज इसके पास आ गया, तो उस केस में वो क्या करता है, उस मैसेज को सारे पोर्ट में भेज देता है, उसे ब्रॉडकास्ट कर लेता है। स्विचिंग के टाइम हम देखेंगे ब्रॉडकास्ट करने का और भी मीन्स रीजन हो सकते हैं स्विच के पास। जब हम स्विचिंग के बारे में पढ़ेंगे तो भी हम और थोड़ा आगे जानेंगे। ठीक है, ये भी आपका होता है, जो स्विच का एक पोर्ट होता है ना, एक सिंगल पोर्ट आपका एक कोलिजन डोमेन माना जाता है, क्योंकि इसके पास भी कैपेबिलिटी होता है, जब भी कोई यूनिकास्ट मैसेज कोई यूजर भेज रहा है और किसी दूसरे यूजर के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में वो क्या करता है, मैक एड्रेस देख के जिस पोर्ट में डेस्टिनेशन वाला डिवाइस कनेक्ट है ना, उसी पोर्ट से ही वो डाटा एग्जिट करता है, ताकि आपका क्या होता है, कोई दूसरे दो यूजर अगर एक टाइम पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर कोई मल्टीपल यूजर अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो उस केस में आपका क्या होगा, कम्युनिकेशन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कहीं पे भी आपका डेटा का कोई कोलाइड नहीं होगा। और ये जो कोलिजन डोमेन आपका मैंने बताया ना, सिंगल कोलिजन डोमेन है, इसका भी और एक रीजन है। स्विच में और एक चीज़ आपका होता है, ठीक है। तो आपका जो स्विच के पास पोर्ट्स होते हैं ना, वो पोर्ट आपका क्या कर सकते हैं, हाफ डिप्लेक्स या फिर फुल डिप्लेक्स दोनों मोड में ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें आपका फ़ायदा क्या होता है, आप मान लो आपके स्विच के साथ एक पोर्ट में एक डिवाइस कनेक्ट है, उस डिवाइस वो क्या कर रहा है, किसी दूसरे डिवाइस के साथ अभी उसका कम्युनिकेशन चल रहा है, उसी टाइम पे और कोई तीसरा डिवाइस है जो इसी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है। मतलब अगर मैं आपको इमेज में बताऊँ, एक सेकंड में इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, ठीक है। आप मान लो इस तरह का एक सिनेरियो आप ले लो, ये आपका स्विच था, एक पोर्ट में आपके पास एक डिवाइस कनेक्ट था जो कि ए था, दूसरे पोर्ट में आपके पास एक डिवाइस कनेक्ट था बी, तीसरे पोर्ट में आपके पास एक डिवाइस था सी। और ये पोर्ट मेरा क्या है, सारे फुल डिप्लेक्स में काम कर सकते हैं, जबकि हब में ऐसा कोई नहीं था, हब पूरे आपका हाफ डिप्लेक्स में काम करता है, लेकिन स्विच आपका फुल डिप्लेक्स में भी काम कर सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका फायदा क्या होता था, मान लो फॉर एग्जांपल अभी ए वाला डिवाइस बी के साथ कुछ कम्युनिकेशन कर रहा है, कोई डाटा ट्रांसफर इसका इसके साथ चल रहा है,
तो उसी टाइम पे अगर सी वाला डिवाइस कोई डेटा ए को भेज रहा है ना, तो ये भी कम्युनिकेशन यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा फुल डिप्लेक्स के जरिए, क्योंकि आपको पता है फुल डिप्लेक्स में आप एट ए टाइम डेटा सेंड रिसीव दोनों कर सकते हो। हाफ डिप्लेक्स में आपका क्या होता था, आप डेटा सेंड रिसीव तो कर सकते हो लेकिन एट ए टाइम, एट ए सिंगल टाइम इट्स नॉट पॉसिबल, बट इन फुल डिप्लेक्स मोड इट्स पॉसिबल। ठीक है, तो फुल डिप्लेक्स मोड में आपका क्या होता था, यही पॉसिबिलिटी था। तो इसमें आपका क्या होता था, स्विच के केस में आपका स्विच फुल डिप्लेक्स मोड में काम कर सकता है, तभी आपका ये पॉसिबल होता था कि एक डिवाइस अगर किसी दूसरे डिवाइस में कम्युनिकेट कर रहा है, उसी टाइम पे अगर और कोई मल्टीपल डिवाइसेस जो है इसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो अभी ये पॉसिबल था। और एक चीज़ मैं लिख लेता हूँ, स्विच which is ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। इसमें मैंने लिखा स्विच मेंटेन ए मैक एड्रेस टेबल। स्विच क्या करता है, आपका एक मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करता है, जैसे कि आपका ब्रीच करता है। लेकिन स्विच के पास क्या है, ये मैक एड्रेस टेबल जो स्विच मेंटेन करता है ना, ये आपका हार्डवेयर बेस्ड होता है। हार्डवेयर बेस्ड मतलब स्विच के पास उसके जो मदरबोर्ड होते हैं ना, उसमें एक चिप होता है जिसको आप बोलते हो ASIC चिप। ठीक है, IP या EAP, IP होगा। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग का देख लेना भाई। हाँ, एक चिप आपके पास होता है ASIC चिप। स्विच के मदरबोर्ड में ये फिजिकली एक चिप होता है। उस चिप में स्विच क्या करता है, ये मैक एड्रेस टेबल को मेंटेन करके रखता है। अब देखो, स्विच अगर चाहे, कोई डिवाइस अगर चाहता है तो उस टेबल को वो चाहे तो कोई लॉजिकल मेमोरी में भी या फिर लॉजिकली उस टेबल को मेंटेन कर सकता है। जो आपका ब्रिज है ना, वो जो मैक एड्रेस टेबल को मेंटेन करता है वो लॉजिकली करता है। लेकिन लॉजिकली करना और फिजिकली स्विच के पास एक चिप क्यों दे दिया गया इसको मेंटेन करने के लिए, इसमें डिफरेंस यही है कि आप जानते हो अगर लॉजिकली कोई चीज़ आप कर रहे हो ना, तो उस केस में आपका परफॉर्मेंस जो है वो स्लो होता है। अगर आप हार्डवेयर बेस पे उसे कर लेते हो ना, तो उसमें क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखा होगा, आप अगर डायरेक्टली आपके डिवाइस में कोई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किए हो ना, तो उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा आता है। लेकिन उसी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को आप VMware में लोड करते हो ना, तो उसका परफॉर्मेंस थोड़ा आपके पास स्लो होता है। क्यों? VMware आपका जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड आप मान सकते हो, या फिर लॉजिकली आप पार्टीशन करके उसे यूज कर रहे हो। लेकिन आपका जो ओरिजिनल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप जो अपने पीसी में डायरेक्ट चढ़ा रहे हो ना, वो क्या होता है, आपका हार्डवेयर बेस्ड होता है। मतलब आपके हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क में आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट उस ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स को लोड कर रहे हो। तो इसलिए आपका क्या होता है, आपका जो हार्डवेयर पे आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किए वो थोड़ा आपका परफॉर्मेंस स्लो मीन्स फास्ट हो जाता है, और VMware पे आपका थोड़ा स्लो बन जाता है। इसीलिए स्विच आपका थोड़ा जो राउटिंग डिसीजन स्विचिंग डिसीजन जब ट्रैफिक के लिए वो लेता है ना, वो थोड़ा फास्ट हो जाता है ब्रीज से। सेम चीज़ ये भी फॉलो करता है, ये भी एक मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करता है। लेकिन ब्रीज आपका क्या करता है, वो मैक एड्रेस टेबल ब्रीज का आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, जबकि स्विच में आपका ये क्या होता है, आपका हार्डवेयर बेस्ड होता है। इसमें बहुत सारे और भी चीज़ थे। हैव ए बफर मेमोरी। ठीक है, एवरी पोर्ट हैव ए बफर मेमोरी। इसका मतलब आपका यही है, जो आप मान लो आपके पास एक स्विच है, स्विच में आपके पास एक ईथरनेट पोर्ट है। ठीक है, तो ये जो ईथरनेट पोर्ट आपके पास है ना, इस पोर्ट के लिए ये ईथरनेट पोर्ट आपका एक NIC कार्ड में लगा हुआ है। ठीक है, स्विच के पास। तो ये जो आपके पास ईथरनेट पोर्ट है, इस पोर्ट के लिए NIC कार्ड में ऑलरेडी आपके पास एक मेमोरी होता है, जिस मेमोरी को आप बोलते हो बफर मेमोरी, जिसके बारे में भी हम आगे थोड़ा जानेंगे। इसके बारे में आपका बेसिकली क्या होता है, जब भी आपके डिवाइस के पास कोई डेटा आ रहा है ना, आपके डिवाइस डायरेक्टली उस डेटा को प्रोसेस नहीं करता। आपके डिवाइस डायरेक्टली उस डेटा को प्रोसेस नहीं करता है, मतलब वो क्या करता है, सबसे पहले आपके पास जो डेटा रिसीव होता है वो बफर मेमोरी में स्टोर होता है। आपके पास एक बफर होता है, उस बफर में वो डेटा आपका स्टोर होता है, जिसे आप कैशे मेमोरी भी बोल सकते हो। ठीक है, उस तरह का एक मेमोरी हर एक पोर्ट के लिए होता है। पहले डेटा आपका उस मेमोरी में स्टोर होता है, फिर उसके बाद उस मेमोरी से डिवाइस क्या करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है। मतलब आपने देखा होगा, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर के टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा, एक कैशे मेमोरी का इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा, उसी तरह का यहाँ पे भी होता है।
जैसे आपका वहाँ पे होता है ना, आपके डिवाइस के पास, प्रोसेसर के पास अगर कोई इनपुट आ रहा है, इनपुट आ रहा है मतलब आपके पास कोई प्रोसेस आ रहा है, कोई डेटा आ रहा है आपके प्रोसेसर को, जिसको आउटपुट देना है आपके प्रोसेसर को, तो आपका प्रोसेसर उस इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, सबसे पहले कहाँ पे ढूंढता है, सबसे पहले कैशे मेमोरी में ढूंढता है। फिर उसके बाद अगर उससे वहाँ पे नहीं मिलता तो वो क्या करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में ढूंढ लेता है। फिर अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो हार्ड डिस्क में ढूंढता है। तो इस तरह का वो कुछ प्रोसेस होता है ना, तो यहाँ पे भी आपका ऐसे ही होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका कोई भी डेटा रिसीव हुआ तो वो डेटा आपका बफर मेमोरी में स्टोर हो जाता है। फिर वहाँ से आपका प्रोसेसर, जो स्विच के पास जो प्रोसेसर होता है ना, वो क्या करता है, उस बफर मेमोरी से डेटा को फिर प्रोसेस करना चालू करता है। एक बार वो प्रोसेस करना चालू कर दिया तो वो देखता है कि उस डेटा को मेरे को कहाँ भेजना है। अगर यूनिकास्ट का डेटा है तो उस केस में मैक एड्रेस टेबल देख के डेटा प्रोसेस करना है या ब्रॉडकास्ट करना है, क्या करना है, वो डिसीजन ले लेता है। ये एक तरह का आपके पास मेमोरी होता है जो कि एक पोर्ट बेस्ड होता है। हर एक पोर्ट के लिए आपके एनआईसी में ये मेमोरी होता है, हर एक स्विच पोर्ट में आपके पास होता है। ये ओएसआई के टाइम में भी हम थोड़ा देखेंगे इसके बारे में। उसके बाद हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आप स्विच यूज कर रहे हो ना, तो स्विच के केस में आप क्या कर सकते हो, हर एक पोर्ट के बेसिस पे आप बैंडविड्थ का डिसीजन भी ले सकते हो, कितना बैंडविड्थ मैं यूज करना चाहता हूँ। आप चाहो तो डुप्लेक्स का मोड भी चेंज कर सकते हो। मान लो आपको जरूरी है कि मेरा ये पोर्ट जो है हाफ डिप्लेक्स में काम कर रहा है, तो मुझे फुल डिप्लेक्स करना है, या फिर फुल पे काम कर रहा है मेरे को हाफ डिप्लेक्स करना है, तो इसका डिसीजन भी आप ले सकते हो। ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको पोर्ट के बेसिस पे मिल जाते हैं चेंज करने के लिए। ये सिर्फ पॉसिबल आपके स्विच के केस में होता है। ठीक है, आप ये सारे चीज़ चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपके पास ब्रिज था, उससे पहले हब था, तो ये सारे डिवाइस में ये सारे चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं था। तो स्विच के साथ आप ये कर सकते हो, हर पोर्ट के बेसिस पे आप बैंडविड्थ चाहो तो चेंज कर सकते हो, ड्यूप्लेक्स चाहो तो चेंज कर सकते हो। और भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होते हैं पोर्ट बेसिस जिनको आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। उनके बारे में हम जब स्विच के बारे में पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे उसके बारे में। और बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये बेसिक्स अब स्विच के बारे में आप अभी जान लो। और जितना भी पॉइंट है आगे जब हम स्विच के बारे में धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे ना, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम इसके बारे में जानेंगे आगे। तो इसमें किसी के पास कोई कन्फ्यूजन किसी पॉइंट के साथ है तो आप बता सकते हो अभी। कनेक्ट तो हूँ ना, थोड़ा आज बोला ठीक से काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो किसी के पास कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। और आगे जब हम स्विचिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तो अभी हमें बहुत सारे चीज़ क्लियर करने को मिलेगा। जैसे कि आप मान सकते हो कि आपने कहीं पे सुना होगा स्विच क्या करता है, पहली बार ब्रॉडकास्ट करता है, उसके बाद यूनिकास्ट करता है, लेकिन ये भी गलत है। तो वो क्या करता है क्या नहीं करता है, उसका बिहेवियर कैसा रहता है, तो हम स्विचिंग के कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे, मैक एड्रेस टेबल के बारे में जब पढ़ेंगे, सारे चीज़ जब हम पढ़ेंगे तो हम क्लियर उसके बारे में हो जाएंगे। अभी स्विच के बाद आपके पास एक दूसरे डिवाइस होता है आपके पास, रिपीटर। ठीक है, रिपीटर एक ऐसा डिवाइस है, ये आपका बेसिकली क्या होता है, आप मान लो आपके पास कुछ वायर्स है। तो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आपके पास एक वायर था, ये वायर का आपका हर एक वायर के लिए ना आपका क्या होता है, कुछ डिस्टेंस होता है कि इतने डिस्टेंस तक उसका सिग्नल जो है ना, सिग्नल का स्ट्रेंथ जो है सही रहेगा। उसके बाद आपका सिग्नल का स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाता है। उसको एक टेक्निकल वर्ड भी कुछ उसे बोलते हैं, आपने शायद वो पढ़ा होगा तो किसी को याद होगा, है तो किसी को याद बता दो वो डिस्टेंस वाला, मेरे को एक्चुअली याद नहीं आ रहा है वो वर्ड। ठीक है, चलो आप देख लेना, आपको जेटकिंग वगैरह में भी पढ़ाते हैं वो चीज़। वो एक होता है ना आपका वायर का कुछ डिस्टेंस होते हैं कि इतने डिस्टेंस के बाद इसका क्या होता है, सिग्नल जो है लॉस होना शुरू हो जाता है, मतलब सिग्नल स्ट्रेंथ जो है कम हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो मेरे को एक सिटी से दूसरे सिटी कनेक्ट करना है और सिटी का डिस्टेंस 50 किलोमीटर है। तो मेरे जो वायर है ना, मान लो मैं फास्ट इथरनेट यूज़ कर रहा हूँ या जिगाबिट इथरनेट, कोई भी इथरनेट लिंक में यूज़ कर रहा हूँ, उसका कैपेबिलिटी ये है कि 100 मीटर तक ये क्या कर सकता है, सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा बोल के बोलता हूँ, 500 मीटर तक ये क्या कर सकता है कि सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है बराबर रख सकता है। उसके बाद जो है मेरा सिग्नल का स्ट्रेंथ जो है वो लूज हो रहा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, बीच में एक डिवाइस हम कनेक्ट कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं रिपीटर। ठीक है,
फिर उसके बाद हम क्या करते हैं और 500 मीटर तक जो केबल है ना आपके पास वो कनेक्ट कर लेते हैं। तो रिपीटर का मेनली काम यही होता है, ये सिग्नल को क्या करता है, सिग्नल को रेप्लिकेट कर देता है, सॉरी सिग्नल स्ट्रेंथ को जो है रीजनरेट कर देता है। जो आपके पास सिग्नल स्ट्रेंथ होता है ना जो आपके केबल में, उसको वो रीजनरेट कर लेता है। ठीक है, इसका मतलब यही है, मेरा सिग्नल यहाँ से शुरू हुआ और जब ये रिपीटर तक पहुँचा तो इसका सिग्नल स्ट्रेंथ जो भी था इसने क्या किया, इसे रिपीट करके फिर से यहाँ से नया करके शुरू कर दिया। मतलब यहाँ से जैसे मेरा सिग्नल का स्ट्रेंथ था ना, अब यहाँ पे ऐसे ही है, इस तरह का सिग्नल करके वो भेजता है आगे। मतलब आपका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है उससे फिर से रीजनरेट करके वो भेज देता है नया, जैसे पूरा नया सिग्नल जनरेट हो रहा है ना, तो उसी तरह से ये एक बस डिवाइस है, इसमें और कुछ नहीं होता है। बस इसका काम यही होता है कि सिग्नल को जो है रीजनरेट कर लेना। इसके बाद आपके पास और कुछ है क्या, एक NIC आप मान लो। मैंने आपको बताया है ना एंड डिवाइसेस के बारे में, एंड होस्ट के बारे में, जितने भी एंड डिवाइस वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया ना। तो NIC आपका एक ऐसा चीज़ होता है, आपका क्या होता है, हर एक नेटवर्क डिवाइस के लिए ना, हर एक पोर्ट के लिए एक NIC आपके पास होता है। हर एक नेटवर्क डिवाइस में क्या होता है, आपका एक NIC होता है, जिसे आप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हो। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का मतलब आपका यही है। फॉर एग्जांपल आप मान लो ये एक आपका NIC कार्ड है, ये आपके पास एक ईथरनेट पोर्ट है। तो इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहने का मतलब यही है कि ये जो कार्ड आपका है ना, ये आपका एक इंटरफेस है, किसके बीच में, आपके डिवाइस और आपके नेटवर्क के बीच में। मतलब आपके नेटवर्क के साथ आपके डिवाइस को कनेक्ट कराने के लिए या फिर आपके डिवाइस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए ये कार्ड की ज़रूरत है। इसमें आपका क्या होता है, इस कार्ड में आपके पास एक इंटरफेस या फिर पोर्ट होता है, जिस पोर्ट में आप क्या करते हो, अपने नेटवर्क, अगर वायर्ड नेटवर्क है तो आप वायर लगाते हो, या फिर वायरलेस वाला नेटवर्क है तो फिर आप क्या करते हो, वो वायरलेस इंटरफेस कार्ड आपके पास होता है, तो उसमें आप क्या करते हो, वायरलेस को कनेक्ट कर लेते हो। तो ये एक आपके पास इंटरफेस होता है जो आपके नेटवर्क को आपके डिवाइस के साथ जोड़ लेता है, या फिर आपके डिवाइस को आपके नेटवर्क के साथ कनेक्शन करा देता है, कम्युनिकेशन करा देता है। ठीक है, आपके लैपटॉप वगैरह में आपने देखा होगा एक ईथरनेट पोर्ट आपके पास होता है, इसके बारे में मैंने आगे भी आपको बहुत बार बताया है। तो एक ईथरनेट पोर्ट आपके पास होता है, आपने देखा होगा, जहाँ पे आप अपना LAN केबल वगैरह लाके लगाते हो। वो जो ईथरनेट पोर्ट आपका है ना, वही आपका NIC कार्ड में वो ईथरनेट के सॉरी पोर्ट आपका लगा है, तो वो कार्ड आपके डिवाइस के साथ लगा है। तो उससे आपका क्या होता है, आप जब भी उस ईथरनेट पोर्ट पे अपने LAN केबल को लगा लेते हो, तो वो NIC कार्ड ही होता है जो क्या करता है, आपके डिवाइस को इंटरनेट से या फिर नेटवर्क से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, इसके बाद और कुछ डिवाइस है क्या, ठीक है हम देखेंगे राउटर। राउटर के बारे में जैसे मैंने स्विच के बारे में आपको बताया कि जब स्विचिंग के कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे तभी स्विचेस के बारे में ज़्यादा हम जानेंगे। इसी तरह राउटर के बारे में भी हम राउटिंग के कॉन्सेप्ट के टाइम और ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम ले लेंगे। अभी बस थोड़ा सा बेसिक सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये राउटर कैसे होता है। तो आपको जब भी आपको कोई लॉजिकल चीज़ या फिर कहीं पे इमेज वगैरह देखने को मिले राउटर का, मतलब आपका जैसे पैकेट ट्रेसर वगैरह है ना, तो उसमें आपको राउटर का इमेज इस तरह का गोल का दिखेगा ऐसे। ठीक है, इस तरह का कोई अगर आपको डिवाइस दिख रहा है ना, इमेज कहीं पे दिख रहा है, तो इसका मतलब आप समझ लेना ये राउटर है। आप जब भी कोई टोपोलॉजी वगैरह बनाते हो तो इसमें आपका ये राउटर होता है। स्विच के लिए भी मैं लिख लेता हूँ, स्विच के लिए आपका ऐसा होता है। ठीक है, इस तरह आपको देखने को मिलेगा। आप पैकेट ट्रेसर वगैरह में जाओ या फिर कहीं पे आपको देखना कि बना चुना कोई टोपोलॉजी वगैरह है, तो उसमें डिवाइस समझने के लिए आपको ये वाला जो इमेज होता है ना, तो ये सिंबल आपको समझना पड़ता है। ठीक है, इट इज ए लेयर 3 डिवाइस। बस आप अभी देख लो कि ये लेयर 3 डिवाइस है, मतलब जो OSI का आपके पास 7 लेयर होते हैं ना,
उसमें लेयर 3 या फिर नेटवर्क लेयर में ये डिवाइस काम करता है। लेयर 3 क्या होता है हम OSI के टाइम में ज़्यादा जानेंगे। ईच पोर्ट ऑफ ए is a single broadcast domain and ठीक है। तो इसमें और थोड़ा ज़्यादा चीज़ आपको देखने को मिला कि राउटर का जो पोर्ट्स होते हैं ना, राउटर में भी आपको पोर्ट्स मल्टीपल पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे 4 पोर्ट्स 8 पोर्ट्स लाइक दैट। बट स्विच जैसा आपको ज़्यादा पोर्ट देखने को नहीं मिलते हैं राउटर में, लेकिन आपको राउटर में भी मल्टीपल पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो राउटर में आपका बेसिकली क्या होता है, एक पोर्ट आपका एक ब्रॉडकास्ट डोमेन और एक सिंगल डोमेन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आप आगे भी जानोगे इसके बारे में, और अभी भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। इसमें आपका क्या होता है, एक राउटर में आपका एक लेयर 3 मीन्स एक ये जो राउटर आपका है ना, ये एक लेयर 3 डिवाइस है। तो राउटर का पोर्ट एक लेयर 3 पोर्ट होता है, ठीक है। आपको जब मैंने ब्रॉडकास्ट डोमेन के बारे में पढ़ाया था ना, आप देख लो, ये एक 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन आपके पास था। ये एक हो गया आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन 1, ये एक हो गया ब्रॉडकास्ट डोमेन 2। तो ये जो ब्रॉडकास्ट डोमेन आपके पास होते हैं ये लेयर 2 बेस्ड होते हैं, ठीक है। और 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन के बीच अगर आप कम्युनिकेशन कराना चाहते हो तो फिर वहाँ पे आपका क्या होता है, आपको एक लेयर 3 डिवाइस की ज़रूरत पड़ता है, या फिर आपको एक लेयर 3 इंटरफेस की ज़रूरत पड़ता है। मतलब आपके पास जो 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, इनके बीच अगर आप कम्युनिकेशन कराना चाहते हो तो उस केस में आपका क्या होता है, आपको एक लेयर 3 मीन्स चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। तो उस लेयर 3 इंटरफेस या फिर लेयर 3 डिवाइस जो होता है आपका राउटर होता है, ठीक है। ये राउटर में आप क्या करोगे, दोनों ब्रॉडकास्ट डोमेन को 2 पोर्ट में अगर आप कनेक्ट कर लोगे और राउटिंग कर दोगे तो उसके बाद जो आपके पास है ना 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन, उन दोनों के बीच आपके पास कम्युनिकेशन हो जाता है। हालांकि अभी आप उतना दिमाग मत लगाओ, आगे हम इसके बारे में पूरा क्लियर कर लेंगे। अभी के लिए आप जानो कि राउटर का एक पोर्ट आपका सिंगल कोलिजन डोमेन होता है और सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। सिंगल कोलिजन डोमेन क्यों होता है, क्योंकि आपके राउटर में जो भी पोर्ट है ना, ये पोर्ट आपका क्या होता है, एक अलग सा ब्रॉडकास्ट डोमेन जब ये बन रहा है तो वहाँ पे कोलिजन के लिए भी बात कहाँ आएगा। जब आपका एक राउटर का पोर्ट एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन ही है तो उस केस में आपका कोलिजन की बात ही नहीं है, क्योंकि उसी पोर्ट में जो डिवाइस कनेक्ट है वो अगर डेटा आपके पास भेज रहा है तो आपका क्या होता है, एक लेयर 3 इंटरफेस आपका, या फिर एक लेयर 3 मतलब आपका एक सिंगल अलग सा एक डोमेन होता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। एक लेयर 3 आपका एक अलग सा ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, ठीक है। जैसे स्विच में मैंने आपको बताया था ना, आपके स्विच के पास अगर मान लो 2 पोर्ट्स है तो ये लेयर 2 पोर्ट्स थे, तो उस केस में क्या होता था, आपका होल स्विच जितने भी पोर्ट आपका स्विच के थे ना, वो सारे पोर्ट आपका एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर है। लेकिन यहाँ पे आपके राउटर के पोर्ट्स जो है वो लेयर 3 पोर्ट होते हैं, और हर एक लेयर 3 पोर्ट आपका हर एक मीन्स एक अलग सा ब्रॉडकास्ट डोमेन कहा जाता है। तो इस केस में आपका क्या होता है, ये एक अलग सा ब्रॉडकास्ट डोमेन है, तो ये भी एक अलग सा ब्रॉडकास्ट डोमेन है। तो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन से दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन के बीच कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें एक लेयर 3 इंटरफेस चाहिए, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो हमें राउटिंग करने की ज़रूरत पड़ता है। आप ऐसा भी समझ सकते हो अगर आप राउटिंग वर्ड से थोड़ा फेमिलियर हो। तो इस केस में अगर हमें राउटिंग करने की ज़रूरत पड़ता है, लेयर 3 की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ता है, तो यहाँ पे कोलिजन की बात ही नहीं है। तो कोलिजन तो मेरा यहाँ तक लिमिटेड हो गया ना। तो इसीलिए आपका राउटर का हर एक इंटरफेस आप अभी के लिए बस याद रखो, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है और आपका एक जो कोलिजन डोमेन होता है। ठीक है, आपका राउटर क्या होता है, डिफरेंट नेटवर्क के बीच आपका कम्युनिकेशन कराने के लिए आपका राउटर यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस राउटर में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा एक नेटवर्क ऑलरेडी कनेक्टेड है, यहाँ पे एक नेटवर्क कनेक्टेड है, तो ये एक डिवाइस है आपका जो क्या करेगा, डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करा देगा। हालांकि आपका जो स्विच तक हमने जितना चीज़ पढ़ा था ना, वो भी क्या करते हैं, आपके डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करा सकते हैं। तो ये भी डिफरेंट नेटवर्क को मीन्स कम्युनिकेट कराएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा ये चीज़ है कि स्विच और हब वगैरह के केस में आपका ऐसा था कि आपका जो 2 नेटवर्क है वो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में आ रहे थे। अगर आप स्विच के साथ 2 नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हो ना, तो उस केस में भी आपका 2 नेटवर्क आपका सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर ही आ रहे थे। लेकिन राउटर के केस में आपका जो 2 नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन होगा ना, आपका कम्युनिकेशन 2 नेटवर्क के बीच हो जाएगा, लेकिन स्टिल
वो दो नेटवर्क आपका अलग अलग सा ब्रॉडकास्ट डोमेन रहेंगे। मतलब यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ये मेरा एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है और ये एक अलग सा ब्रॉडकास्ट डोमेन है। इन दोनों के बीच में मैं कम्युनिकेशन करा दूंगा, अगर राउटर यूज करके मैं कम्युनिकेशन कराऊंगा, स्टिल कम्युनिकेशन हो जाने के बाद भी ये दो ही ब्रॉडकास्ट डोमेन रहेंगे, अलग अलग सा ब्रॉडकास्ट डोमेन बनेंगे। लेकिन स्विच में अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेरा मीन्स एक LAN नेटवर्क था, आप मान लो LAN 1, और यहाँ पे एक LAN 2 था। तो इस केस में इन दोनों के बीच में अगर मैं कम्युनिकेट करा देता हूँ तो फिर भी ये दो नेटवर्क एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बन जाते थे। लेकिन इस केस में आपका ऐसा नहीं होता है। आपका क्या होता है कि आप तो दो नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन करा लोगे, लेकिन उसके बाद भी आपका दो नेटवर्क जो है वो आपका दो ब्रॉडकास्ट डोमेन रहेंगे अलग अलग सा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका एक फ़ायदा होता है, गलती से एक नेटवर्क में किसी ने गलती से एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट कर दिया तो वो आपका दूसरे नेटवर्क तक नहीं जाता है, लेकिन स्विच के केस में पूरा फ्रॉड हो जाता है, पूरा चला जाता है, ठीक है। इसमें और कोई चीज़ें, राउटर में आपके पास बहुत सारे टेबल्स देखने को मिलेंगे, जैसे स्विच में मैंने बताया मैक एड्रेस टेबल, राउटर में आपको मेंटेनेंस राउटिंग टेबल, आर्क टेबल, ठीक है, etc। और भी बहुत सारे टेबल्स होते हैं, जैसे कि हम आगे राउटिंग के बारे में जानेंगे। जैसे जनरली आपके राउटर के पास दो ही टेबल आप मान सकते हो, एक राउटिंग टेबल होता है, एक आपका आर्क टेबल होता है। आगे जब आप देखोगे ना तो उसमें क्या होगा, आपके पास बहुत सारे राउटिंग मीन्स बहुत सारे टेबल्स आ जाते हैं। जैसे हर एक प्रोटोकॉल के लिए अलग सा टेबल, जैसे अगर मैं EIGRP की बात करूंगा तो EIGRP में आपका क्या होता है, एक नेबर टेबल होता है, एक टोपोलॉजी टेबल होता है, फिर टोपोलॉजी में आपका होता है कुछ अलग सा टोपोलॉजी ऑल लिंक टेबल होता है, इस तरह का राउटिंग टेबल में आपके पास होता है। तो जैसे प्रोटोकॉल के हिसाब से आपके राउटर बहुत सारे टेबल्स मेंटेन कर सकता है, लेकिन हालांकि जनरली आपके राउटर में आपको एक राउटिंग टेबल देखने को मिलेगा, एक आर्क टेबल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी कुछ है जैसे जनरली आपको देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम जब राउटिंग कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उस टाइम में हम देख लेंगे। मैं यहाँ पे IP एड्रेस नहीं लिखता हूँ, मैं कर देता हूँ लेयर 3 इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दो चीज़ देखता है, एक तो IP एड्रेस होता है और एक IP नेटवर्क होता है, दो चीज़ को ये लुकअप करता है। तो मैं इसलिए लेयर 3 इंफॉर्मेशन लिखता हूँ। लेयर 3 इंफॉर्मेशन मतलब MATION, लेयर 3 इंफॉर्मेशन मतलब आपका वही होता है। जब आप लेयर 3 के बारे में पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि राउटर आपका जैसे कि लेयर 3 डिवाइस है ना, तो लेयर 3 इन्फॉर्मेशन आपके पास वही होता है, आपकी जो IP का नेटवर्क होता है, IP एड्रेस होता है, ये सारे इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद आपका ये क्या करता है, आपका राउटिंग डिसीजन लेता है। लेकिन स्विच आपका क्या करता था, लेयर 2 के जो चीज़ होता है ना, जैसे आपके पास मैक एड्रेस था, ये लेयर 2 चीज़ है, तो इनको देख के ही वो क्या करता था, जो स्विचिंग करने का जो डेटा को ना वो डिसीजन वो ऐसे ले लेता था। लेकिन राउटर आपको क्या करता है, लेयर 3 इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही वो राउटिंग डिसीजन ले लेता है, ठीक है। बस बेसिकली ये लाइंस को आप याद रख लो। आगे राउटिंग के बारे में जब हम पढ़ेंगे, इन लाइन के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा और आपके दिमाग से बहुत सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए थोड़ा बहुत आपके पास कन्फ्यूजन आ रहा होगा, अगर किसी के पास आ भी रहा है तो उसे मैं अभी क्लियर नहीं करूँगा, क्योंकि उसे क्लियर करने के लिए और 2-3 चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगा, जो राउटिंग में पूरे चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो हालांकि इतना ही है, ठीक है, राउटर के बारे में इतना ही है। ये आपका एक डिवाइस है, ये क्या करता है बेसिकली, आपका दो नेटवर्क को जोड़ता है, जो लेयर 3 नेटवर्क को जोड़ता है, आप ऐसे मान सकते हो। और स्विच आपका क्या करता था, दो लेयर 2 नेटवर्क को जोड़ता था, या फिर मल्टीपल लेयर 2 नेटवर्क के बीच में जब कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ता है तो अब क्या होता है, आपका स्विच जो है वो करा लेता है। अगर मल्टीपल लेयर 3 नेटवर्क के बीच में हमें कम्युनिकेशन कराना है, मल्टीपल लेयर 3 नेटवर्क मतलब आपके पास मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन के बीच अगर आप कम्युनिकेशन कराना चाहते हो, तो उस केस में आपका क्या होगा कि आप राउटर की ज़रूरत पड़ता है। अब VLAN वगैरह भी जब आप पढ़ोगे ना, तो उसके बारे में उस टाइम पे भी आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। राउटर में किसी के पास कोई कन्फ्यूजन या क्लियर है तो बता दो, मैं थोड़ा आगे बढ़ूँगा। हालांकि ये जो आर्क टेबल और राउटिंग टेबल वगैरह, इसके बारे में अभी मत पूछो, क्योंकि हम राउटिंग के टाइम बहुत ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी एक डिवाइस है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं फायरवॉल।
आपने सुना होगा कि आपके पीसी में एक फायरवॉल है, आपने देखा होगा, और आपको लगा होगा कि ये जो फायरवॉल होता है ये एक एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं। फायरवॉल आपका दो तरह का हो सकता है, एक आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड हो सकता है, एक आपका हार्डवेयर बेस्ड हो सकता है। सॉफ्टवेयर बेस्ड मतलब आपके पास, आपने देखा होगा आपके पीसी में आपने एंटीवायरस वगैरह लोड कर लिया तो उसमें भी एक फायरवॉल आता है, आपके विंडोज़ के एक फायरवॉल होता है, बेसिकली आपने देखा होगा जनरली वो वाला चीज़। तो बेसिकली फायरवॉल का काम क्या होता है, और आपके पास एक होता है नेटवर्क में हम लोग जब यूज करते हैं ये फिजिकली होता है। इसका बेसिकली काम होता है आपका क्या, मेनली इसका काम है आपके नेटवर्क या फिर आपके डेटा को सिक्योर करना, सिक्योर करना नहीं, आपके नेटवर्क या फिर आपके डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। मतलब अगर मान लो कोई आपके पास ऐसा अनऑथराइज्ड यूजर आ रहा है या फिर कोई ऐसा अनऑथराइज्ड एक्टिविटी से देखता है, तो ये क्या करता है, आपके उस एक्टिविटी को ब्लॉक कर लेता है और आपके नेटवर्क को सेव कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ से आपके डिवाइस के ऊपर मैंने ऐसा कुछ स्क्रिप्ट वगैरह चलाया और आपके डिवाइस के ऊपर कोई अटैक जनरेट कर लिया। अटैक जनरेट करने के बाद मैंने क्या किया, आपके डिवाइस से कुछ फाइल एक्सेस करने की कोशिश किया। तो उस केस में क्या होगा, तो उसके लिए मैं तो कुछ एल्गोरिथम वगैरह चलाऊंगा, कुछ स्क्रिप्टिंग यूज करूंगा। तो उस स्क्रिप्टिंग के साथ जब भी मैं कोई डेटा आपके पास भेजूंगा ना, तो आपके फायरवॉल को पता चल जाएगा कि ये जो डेटा मेरे पास आ रहा है ये एक अनऑथराइज्ड यूजर है, और ये जो डेटा के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है ये रिक्वेस्ट भी अनऑथराइज्ड है। तो इस केस में मेरे फायरवॉल के पास जो भी व्हाइट लिस्ट कंटेंट है, तो ये कंटेंट में ये नहीं आ रहा है, तो इसे मैं एक्सेस नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करोगे जनरल सा, क्या होता है, आप मान लो आपके डिवाइस को एक्सेस करने के लिए आपने राम नाम का एक यूजर रखा, हरी नाम का एक यूजर रखा, दो ही यूजर को एक्सेस करने के लिए आपने व्हाइट लिस्ट में रखा, और ये व्हाइट लिस्ट आपके फायरवॉल को पता है। उस केस में मान लो कोई एक यूजर है जिस यूजर का नाम है श्याम, उसने एक्सेस करने की कोशिश किया श्याम यूजर के साथ, और ये आपका फायरवॉल लगा था, आपके फायरवॉल के पास ये रिक्वेस्ट आ गया, किसी डिवाइस या सर्वर को एक्सेस करने के लिए कोशिश करता है जिसका नाम है श्याम। तो ये देखेगा मेरे व्हाइट लिस्ट में ये श्याम नाम का कोई यूजर नहीं है, तो इस यूजर को मैं एक्सेस नहीं दूंगा। यही से ये क्या करेगा, इस एक्सेस को रोक लेगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को या फिर उस ट्रैफिक को ब्लॉक कर लेगा। तो इससे क्या हुआ, आपके जो पीछे वाला ट्रैफिक था ना, जो भी आपके पास सर्वर था, आपके पीछे वाला जो नेटवर्क आपके पास था, जो भी सर्वर या कुछ भी था, उनके पास कोई हार्मफुल चीज़ जो है वो पहुंच नहीं पाया, ठीक है। आपका फायरवॉल का यही काम होता है। और बेसिकली अभी आप देखोगे तो आपका फायरवॉल भी एंटीवायरस का भी काम कर रहा है। उस फायरवॉल पे भी आप एक एंटीवायरस चढ़ा सकते हो। वो क्या करेगा, हर एक ट्रैफिक को जो है ना आपके पास आ रहा है उससे भी स्कैन कर लेगा। मतलब आपका फायरवॉल बेसिकली क्या करता है, उसमें कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। उस रूल के बेसिक से आपने जो चीज़ आपने परमिट किया है, मतलब आप आईपी बेस्ड ट्रैफिक हो गया, या फिर आपका यूजर बेस्ड चीज़ हो गया, या फिर यूआरएल बेस्ड चीज़ हो गया, कुछ भी आपके पास हो गया, या फिर सर्विस बेस्ड चीज़ हो गया, जो भी आपने वहाँ पे परमिट किया था उसी चीज़ को वो परमिट करता है, बाकी सारे चीज़ को वो डिनाई कर देता है या फिर ब्लॉक कर लेता है, आप ऐसा मान लो। लेकिन अभी जो लेटेस्ट वाले फायरवॉल आ रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपके पास मान लो ये श्याम नहीं, आपके पास राम ने भेजा कुछ ट्रैफिक बाहर से, तो इसको लगा कि हाँ राम है तो मेरे को एक्सेस दे देना चाहिए। लेकिन बाद में ये क्या करेगा, अभी जो लेटेस्ट वाले फायरवॉल आपके पास आते हैं उनमें एंटीवायरस भी चढ़ाया जाता है। तो वो क्या करते हैं, राम तो है यूजर मेरे को पता है, लेकिन ये किस तरह का डेटा भेज रहा है, ये डेटा मेरे से परमिट है कि नहीं है, वो पूरा स्कैन कर लेता है। उस डेटा में कोई वायरस फाइल तो नहीं है ना, कुछ इन्फेक्टेड चीज़ तो नहीं है ना जो मेरे नेटवर्क को हार्म कर सकता है, उसको भी वो स्कैन कर लेता है, ठीक है। ठीक है, इसका काम मेनली यही है कि आपके नेटवर्क को जो है सिक्योर रखना। हो सकता है वो आपका नेटवर्क एंड आपका डेटा, बहुत चीज़ को यह क्या करेगा, आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। जैसा आपने देखा है ना, आप कोई मॉल वगैरह में जा रहे हो तो उस मॉल के अंदर जब आप एंट्री करते हो तो आपको सामने एक सिक्योरिटी गार्ड देखने को मिलता है, जो कि आपको पूरा चेक करके एंट्री करने देता है। फिर बाद में आप जब आते हो फिर आपको चेक करके आउट करने देता है। तो इस तरह का ये काम करता है। आपके पास कोई ट्रैफिक आ रहा है आपके नेटवर्क के लिए, तो सबसे पहले आपके फायरवॉल होके उसे जाना पड़ेगा। बाहर से अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है, फायरवॉल पहले इसे चेक करेगा, चेक करने के बाद इसे परमिशन दे देगा। अगर ये व्हाइट लिस्ट है तो ठीक है आप जाओ, अगर ये व्हाइट लिस्ट नहीं है
तो आप नहीं जा सकते हो। ऐसे भी ये यही सेम चीज़ करता है, जब भी इनसाइड से कोई यूज़र कोई ट्रैफिक बाहर भेज रहा है ना, तो उस केस में भी वो चेक करता है कि जो यूज़र ट्रैफिक भेज रहा है ये सही ट्रैफिक है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल फायरवॉल में और क्या काम होता है, आपका वेबसाइट ब्लॉक वगैरह सब कुछ चीज़ ये भी कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाते हो, अगर कहीं पे आपने काम किया तो वहाँ पे आप जाके फेसबुक वगैरह खोलते हो तो आपका फेसबुक नहीं खोलता है, आपको ब्लॉक दिखा देता है। ये भी आपका फायरवॉल से ही होता है, ये भी फायरवॉल आपका काम करता है। तो इस तरह का आपने देखा होगा। अगर आपके दिमाग में और एक सवाल भी आ रहा है कि आपने कहीं पे प्रॉक्सी सर्वर वगैरह के नाम सुना होगा, हाँ, प्रॉक्सी सर्वर वगैरह से भी वो काम आप कर सकते हो, जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। लेकिन ये सारे चीज़ आपके फायरवॉल में भी इनबिल्ट आते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो बेसिकली आपका फायरवॉल यही है जो आपका नेटवर्क के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और आपके पास, हाँ, आपके पास और एक चीज़ होता है एक्सेस पॉइंट, ठीक है। एक्सेस पॉइंट्स बेसिकली आपका क्या होता है, ये एक वायरलेस डिवाइस होता है, ठीक है। वायरलेस डिवाइस मतलब आपके पास एक लैन नेटवर्क है, वायर्ड नेटवर्क है, जिसमें स्विच वगैरह कुछ सब कुछ कनेक्ट है इथरनेट वायर के साथ, मान लो आपने बनाया। अभी आपको क्या करना है, आपके नेटवर्क में कुछ लैपटॉप है जिनको आप वायर से कनेक्ट करना नहीं चाहते हो, या फिर कुछ मोबाइल से आप उन्हें कनेक्ट करना चाहते हो। तो उस केस में मोबाइल में तो आपको वायर नहीं मिलता है ना कनेक्ट करने के लिए, तो आप क्या करोगे, उन्हें वायरलेस के जरिए कनेक्ट कर सकते हो। दो चीज़ मैंने आपको ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में, जब ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बात किया था, मैंने बताया था ना, दो तरह से आपके पास कम्युनिकेशन हो सकते हैं, एक आपका वायर्ड, एक वायरलेस। तो वायरलेस के लिए आपको एक्सेस पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ता है। ये बेसिकली क्या करता है, आपके मान लो एक आपके पास स्विच था, स्विच के बहुत सारे पोर्ट्स थे, बहुत सारे वायर डिवाइस कनेक्ट थे। तो अभी ये वायर एक्सेस पॉइंट क्या करेगा, स्विच के एक पोर्ट से आप एक एक्सेस पॉइंट कनेक्ट करोगे। ये एक्सेस पॉइंट कनेक्ट होते ही क्या करेगा, आपका जो वायर नेटवर्क था ना, उस वायर नेटवर्क से फिर ये क्या करेगा, कुछ वायरलेस सिग्नल जनरेट करेगा, जिसे आप वाईफाई सिग्नल बोलते हो। और इस वाईफाई सिग्नल को आप क्या करोगे, अपने डिवाइस, मोबाइल फ़ोन या फिर कोई डिवाइस है, उस डिवाइस से उस वाईफाई सिग्नल को आप क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, जिसे आप बोलते हो वाईफाई SSID। एक नाम आपको दिखता है ना, उसे आप SSID बोलते हो। उस SSID को आप क्या करते हो, कनेक्ट करते हो सकता है उसमें ऑथेंटिकेशन हो या ना हो। अब कनेक्ट करने के बाद आपका क्या होता है, ये डिवाइस आपका नेटवर्क के साथ जुड़ जाता है इस एक्सेस पॉइंट के जरिए, ठीक है, इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली आपका एक्सेस पॉइंट का यही काम होता है कि आपके वायर्ड नेटवर्क को, सॉरी, आपके वायरलेस डिवाइसेस को वायर्ड नेटवर्क के साथ कनेक्ट कराना, ये इसका काम होता है। ठीक है, आपका मेनली एक्सेस पॉइंट का काम यही होता है। और एक्सेस पॉइंट के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जो कि वायरलेस का पार्ट है। हालांकि मुझे उतना पता नहीं, क्योंकि मैं भी वायरलेस इंजीनियर नहीं हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा नया नया काम कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आपका एक्सेस पॉइंट होता है। इसमें और एक भी आपके पास डिवाइस आता है जिसे आप बोलते हो वायरलेस कंट्रोलर। इसे मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको बता देता हूँ। आपके पास, आपके कंपनी में मल्टीपल जब एक्सेस पॉइंट वगैरह होते हैं ना, तो उस केस में उस मल्टीपल एक्सेस पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होता है, जिसे आप वायरलेस कंट्रोलर बोलते हो। वो कंट्रोलर का बेस्ट काम मीन्स काम यही होता है कि आपके पास जो एक्सेस पॉइंट्स है ना, मल्टीपल नंबर ऑफ एक्सेस पॉइंट्स, उन एक्सेस पॉइंट को मैनेज करना, उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन चलेगा, कौन से सिग्नल वहाँ पे जनरेट करना है। आपके पास सिग्नल का भी जनरेट करने का बहुत सारे तरीका होता है। जैसे मेरा बैंड कौन सा रहेगा, 2.4 GHz का रहेगा या फिर 5.0, कौन सा वाला, SSID क्या बनेगा क्या नहीं, उसके लिए ऑथेंटिकेशन वगैरह सब कुछ आपका वायरलेस कंट्रोलर ही देखता है, ठीक है। ये आपका एक होता है। उसके बाद नेटवर्क में और कोई डिवाइस है क्या, सर्वर वगैरह भी आपके नेटवर्क के अंदर आते हैं, उनको मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है PC जैसा सर्वर भी वैसा ही होता है। और इसके बाद और कुछ डिवाइस मिस हो गए क्या, रिपीटर हो गया, हब हो गया, ब्रिज हो गया, स्विच हो गया। बेसिकली आप राउटिंग स्विचिंग मतलब आप स्विच और राउटर के बारे में ही जानोगे क्लियर। नहीं, इतना ही आपके पास डिवाइस है जो कि बेसिकली हम नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। बाकी भी मल्टीपल डिवाइसेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपके पास एक होता है लोड बैलेंसर, ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा लिख लेता हूँ।
ये क्या होता है आपका, यूज टू बैलेंस ट्रैफिक। टू सोर्सेस और डेस्टिनेशन। ये आपका मेनली काम क्या करता है, अब जब राउटिंग वगैरह के बारे में आप देखोगे ना, तो अभी उसके बाद आपको थोड़ा इसके बारे में आप सोचोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। ये एक आपका ऐसा डिवाइस होता है, मान लो आपके पास फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपके पास 2 ISP है। एक आपने एयरटेल से इंटरनेट कनेक्शन लिया है, एक आपने ISP2 जो कि टाटा से आपने लिया है, ठीक है। तो अभी क्या है, आपके डिवाइस में बाय डिफ़ॉल्ट आपका राउटर हो या फिर स्विच हो, कुछ भी हो, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका होता है, अगर लेयर 3 का कॉन्फ़िगरेशन राउटिंग वगैरह आप करते हो तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक ही लिंक आप यूज़ कर पाते हो एट ए टाइम। आप 2 लिंक तो कनेक्ट कर लोगे, लेकिन आपका ट्रैफिक 2 लिंक से नहीं जाएगा। एक बेस्ट लिंक होता है जो कि उसका सिलेक्शन के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, तो उसके बेस पे जाता है। लेकिन अगर आप लोड बैलेंसर यूज़ करते हो तो उसमें कुछ एल्गोरिदम लगा के आप ऐसा कर सकते हो कि मैं 2 लिंक को एट ए टाइम यूज़ करना चाहता हूँ, ये पॉसिबल है। और भी आपके पास पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूँ, आपके पास कोई AWS के बारे में अगर किसी ने सुना है या फिर थोड़ा बहुत किसी ने जाना है, तो या फिर सर्वर कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आप जानते हो तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। आपके पास मल्टीपल सर्वर है सेम चीज़ के लिए, सर्वर 1 सर्वर 2। मैंने क्या किया है कि इमेज सर्वर मैंने रखा, एक वेबसाइट डोमेन जैसा मैंने दे दिया, उस डोमेन को मैंने क्या किया, एक सर्वर मैंने रखा। उस सर्वर में क्या है कि मेरे पास जो है एक सर्वर का लोड है, फॉर एग्जांपल आप मान लो एक सर्वर का लोड है एट ए टाइम 500 यूज़र को हैंडल कर पाएगा। अभी दूसरे का भी लोड मीन्स कैपेबिलिटी यही है कि एट ए टाइम 500 यूज़र को लोड कर पाए मीन्स हैंडल कर पाएगा। लेकिन मेरे जो यूज़र बाहर से आ रहे हैं वो एट ए टाइम मान लो 800 यूज़र आ रहे हैं। अगर 800 यूज़र को मैं एट ए टाइम एक ही सर्वर को दे दूंगा तो उस टाइम पे मेरा क्या होगा, सर्वर स्लो हो जाएगा या फिर हैंग हो जाएगा या फिर सर्वर फेल हो सकता है, क्योंकि मेरे सर्वर का जो कैपेबिलिटी वो 500 यूज़र को हैंडल करने के लिए है। तो इसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसी सर्वर के मान लो मेरे वेबसाइट में 2 चीज़ें, एक PNG इमेज के लिए है, एक JPG के लिए। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, JPG का कोई भी रिक्वेस्ट आ रहा है बाहर से तो इसके पास PNG के लिए इसके पास मैं भेज सकता हूँ, इस तरह का मैं कर सकता हूँ। तो इसको अचीव करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 सर्वर के बीच में एक लोड बैलेंसर लगाना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को ये सर्वर्स कनेक्ट करने पड़ेंगे और मेरा लिंक जो है बाहर से रिक्वेस्ट आएगा, लिंक वाला ये हो गया। अभी क्या होगा, बाहर से मेरा जो 800 यूज़र है ये क्या करेगा, 400 यूज़र को यहाँ भेज देगा, 400 यूज़र को यहाँ भेज देगा। तो मेरा सर्वर में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा लोड जो है सर्वर का वो बैलेंस हो गया, वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया। तो लोड बैलेंसर का आपका बेसिकली यही काम होता है।